सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। पहली स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन है ये, ग्राउंड माइन। लो सिग्नेचर डिटेक्शन, ये पानी के अंदर से मार करती है, दुश्मन की पनडुब्बी पर हमला करती है, दुश्मन के रडार और सोनार से ये बच सकती है, यानी रडार में डिटेक्ट भी नहीं होती है, सबमरीन को निशाना बनाने में भी सक्षम है, हीट साउंड मैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करेगी ये, और स्मार्ट एक्टिवेशन लॉजिक पर ये काम करेगी, यानी कि जब आप दुश्मन की पनडुब्बी का सेंसर महसूस करके उस पर हमला करेगी, लेकिन ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होगी। तो आज आपको मैं ये सारे वो हथियार बता रही हूं जिनको हिंदुस्तान ने, जिनको भारत ने सीधे सीधे मैदान में उतार दिया है। तो आसमान से लेकर समुद्र तक कैसे हमला होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रही हूं, ये रिपोर्ट मैंने देखी। हिंदुस्तान में जंग का सायरन बजने वाला है। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मंत्रियों का डर बोल रहा है। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे मोदी को, जो है तैयार है। तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत से हमले का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। एक सेकंड के लिए भी गार्ड्स डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि अंदर से डर है कि अगर हमला हुआ तो संभल नहीं पाएंगे। In case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense as enshrined in the Article 51 of the UN Charter. बात-बात पर जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब खुद अपने ही डर पे तड़प रहा है। खुद पाकिस्तानी आवाम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। शहबाज सरकार को तानाशाह बताते हुए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान संसद के आपातकालीन सत्र से नेता ही नहीं पहुंच रहे, जिनकी पोल खुद वहां के सांसद ने खोल दी। पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। डर का सबसे बड़ा कारण है कल पूरे हिंदुस्तान में होने जा रही मॉक ड्रिल, जिसकी तैयारियां आज देश भर में की गई। सायरन बजने के बाद लोग कैसे बर्ताव करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो ये लोग हैं लेट गए हैं, लेट कर यहाँ पर ये तमाम लोग जो है जो निर्देश पहले से दिए गए हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए कानों को बंद कर रखा है, इसके साथ ही जमीन पर लेटे हुए हैं। डल लेक जो कि काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये SDRF कश्मीर द्वारा ये मॉक ड्रिल जो कि हो रही है, इस वक्त चल रही है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से बड़ी मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। मैं सरजीवन से कहूँगा, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर टीचर जो हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे जो है इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनना है। दिल्ली NCR में मॉक ड्रिल से एक दिन पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे शुरू कर दी है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कहलाए जाने वाले कर्नाट प्लेस सर्कल में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक तरफ मॉक ड्रिल है तो दुश्मन खेमा पिनाका की गर्जना से थर-थर कांप रहा है। भारत ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका मिसाइल की फायरिंग टेस्ट की और MIGM के सफलतापूर्वक हुए परीक्षण से भी कांप रहा है। एक तरफ सेना का युद्धाभ्यास पाकिस्तान में लोगों को सोने नहीं दे रहा है, और अब जब पूरे भारत में सायरन बजेगा तो इसकी गूंज पाकिस्तान को थर्रा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश भर में इस वक्त उस सायरन की चर्चा हो रही है जो कल बजने वाले हैं। आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय के बड़े आदेश पर ये सायरन कल बजेंगे। 7 मई को देश भर में ये मॉक ड्रिल होगी। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी और मैं अलग अलग राज्यों में जिन जिलों में है उनके नाम भी स्क्रीन पर चलाऊंगी, वो भी देखिएगा आप। मॉक ड्रिल की तैयारी अलग अलग शहरों में शुरू भी हो चुकी है। उसकी एक तैयारी की झलक हमने आपको आज दिखाई। ब्लैकआउट इस दौरान होगा, जैसा कि फिरोजपुर में हुआ था 2 दिन पहले। ब्लैकआउट में कैसे स्थिति में आपको रिएक्ट करना है, क्या करना है, यह सब जानकारी दी जाएगी। जंग के दौरान बजने वाले सायरन इस वक्त एक्टिव होंगे मॉक ड्रिल में और उसमें सायरन बजने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आम लोगों को करना क्या है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकाल स्थिति हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, उनकी सुरक्षा की भी प्लानिंग इस मॉक ड्रिल में की जाती है कि अचानक से अगर इसे उसकी सुरक्षा बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाई जाएगी। इवैक्यूएशन प्लानिंग, यानी कि किसी इमारत को खाली करना है तो मॉक ड्रिल में उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि उस इमारत को खाली किया कैसे जाए, वहां रह रहे लोग क्या करेंगे और जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी। तो ये पूरी तस्वीर कल देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आने वाली है। मैं सबसे पहले जो खबर आ रही है मैं उस पर जाऊं, उससे पहले जरा मेहमान मेरे जो जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल राजन कोचर सर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अंबेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत जरा करूंगी क्योंकि बीच बीच में खबरें आती रहेंगी, मैं जानती हूं, क्योंकि इस वक्त समय ऐसा है कि बहुत सी बैठकें भी हो रही हैं, खबरें भी आ रही हैं और उन सब को, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं उन्हें तो आदत है किस तरह से मल्टीटास्किंग करनी है, जंग के मैदान में भी, असल जिंदगी में भी, तो उसको करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार सबसे पहले मैं मेजर जनरल सिन्हा आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कल जब सायरन बजेंगे, ये मॉक ड्रिल होगी, क्या ये जंग का सायरन है? सुचारिता, जय हिंद। जय हिंद सर। आप तो एक मीडिया वॉरियर हैं और आपने एक सवाल जो किया है युद्ध की शंखनाद, युद्ध की शंखनाद तो 22 अप्रैल में ही हो गई और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट आपने सुनी, उसकी चीज़ें ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड। देखिए, हम यदि पानी का प्रहार करें, हम अपने डिप्लोमेटिक प्रहार करें, हम अपने चीज़ों की प्रहार करें, वो तो प्रहार शुरू हो चुकी है और उसकी तिलमाहट तो सब जगह है। अब है आप जो कह रही हैं कि क्या ये शंखनाद है या प्रहार है, मैं तो ये मानता हूँ कि 140 करोड़ की वो शंखनाद होगी जो कि पूरी दुनिया देखेगी। ये नहीं पाकिस्तान, वहाँ पर 25 करोड़ लोग रहते हैं, वो नहीं, वो भी त्राहीमान हैं, वहाँ के जो डीप स्टेट है, खास करके जो उसकी मिलिट्री है, जिन्होंने ये किया है और लास्ट 40 साल से कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से अभी हमारा बहुत बड़ा संकल्प है और ये बहुत लंबा है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। कोई रिट्रीब्यूशन इज नॉट लाइक ए सर्जिकल वे दैट यू विल अचीव, इट माइट कैरी ऑन फॉर ए लॉन्गर टाइम बिकॉज आपका संकल्प बहुत बड़ा है। यदि और दूसरी 21वीं सदी की में जो पूरी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की एक बड़ी तैयारी है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फॉर द इमरजेंस ऑफ इंडिया। ये केवल ऐसा नहीं कि चुनौती पाकिस्तान है हमारी चुनौती के अंदर में जो चाइना है या दूसरे लोग लगे हैं जो चाहते हैं कि कहीं आपके पैर को खींच लाएं, वही आपको एक मौका दिया है इन्होंने। गणती तो बहुत बड़ी की है और उसका एट्रीब्यूशंस तो आप देख ही रही हैं, जिस तरह से मल्टी प्रोंग जब हम कहते हैं, चौतरफा से नहीं, इसमें आकाश से भी, नभ से भी, जल से भी, थल से भी। सर मैं वो सारी तस्वीरें दिखा रही हूं क्योंकि आज बड़ा गर्व होता है सर जब पिनाका को रेगिस्तान में गूंजते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, वहीं जब राफेल हुंकार भरते हैं तो इस शक्ति का एहसास हमें यहाँ बैठे हुए होता है। हम जानते हैं फॉर अ फैक्ट के दुश्मन को भी होता है। मैं एक बार जरा डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूँ। सर ये इसलिए पूछूंगी क्योंकि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है।
और मुझे पता है कि आपके नेतृत्व में कई बार ऐसे ड्रिल्स राज्यों ने देखे हैं। मुझे जरा बताइए सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसे समय में उन्हें किस तरह तैयार रहना चाहिए। नमस्कार सुचरिता जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमने सन 65 और सन 71 में भी देखा था। दीपक वोरा सर ने और जो भी हमारे अनुभवी जो पैनलिस्ट हैं सबने देखा होगा। इसमें सबसे पहले धैर्य न खोना, नंबर 1। नंबर 2, अफवाहों पर विश्वास न करना। और मैं 3 शब्द कह रहा हूं, रेपिटिशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट। किसी चीज को इतनी बार कर देना निरंतरता के साथ कि वो हमारी आदत में शुमार हो जाए, जिससे कि त्रुटि विहीन, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ इंप्लीमेंटेशन हो जब वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता पड़े। और उसके लिए जरूरी है पूर्वाभ्यास। आपने 8 पॉइंट का चार्टर दिया है। ब्लैकआउट, उसके अलावा एयर रेड प्रिकॉशंस, ARP जिसको हम कहते हैं, शेल्टर, इवैक्यूएशन, अगर आग लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो हमारा रिस्पॉन्स किस प्रकार होगा। घबराहट वाला नहीं, अदबदाहट पे नहीं, बिल्कुल कूल, कंपोस्ट और प्रोफेशनल। उसके लिए जरूरी है मॉक ड्रिल और पूर्वाभ्यास। इन 8 बिंदुओं को अगर हमने मश्क कर लिया, मान के चलिए हमें इम्तिहान में 100 में 200 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने अफवाहों पे ध्यान दिया, सन 71 में जिन्होंने देखा था, अफवाहों का बाजार गर्म था और दुनिया भर की बातें थी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने, क्योंकि भ्रम की स्थिति ये भी एक कूटनीति, जैसे महाभारत में शकुनि ने कहा था दुर्योधन को कि भांजे, कूटनीति भी एक हथियार है। उस हथियार को दूर करने के लिए पुलिस एक्ट के अनुसार स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। उनका केवल यही काम होता है कि ऐसी स्थितियों में मॉक ड्रिल में मदद करें। SDRF, NDRF, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस, ये तो प्रमुख है। लेकिन सरकार का प्रत्येक विभाग जिसमें पुलिस और आर्मी पेंशनर्स, गवर्नमेंट पेंशनर्स शामिल हैं, वो सब इसमें उनकी सहभागिता है बराबर की। वो सब योद्धा के रूप में आगे आएंगे और इन मॉक ड्रिल में सम्मिलित होकर के सामान्य जनता का, बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। पूर्वाभ्यास, अफवाहों से दूर रहे। 71 में व्हाट्सएप नहीं था, न मोबाइल टेलीफोनी थी। अब व्हाट्सएप है, मोहल्ले मोहल्ले व्हाट्सएप ग्रुप बने। कोई अफवाह आती है उसका निराकरण करें और थानाध्यक्ष और फ्रीक्वेंटली और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स को उसको फास्ट डायलिंग में कर लें, जिसमें फायर स्टेशन हो, थाना हो और कंट्रोल रूम। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कोई ड्रिल शायद देखी ना हो। आमतौर पर फायर ड्रिल्स होती है जगह जगहों पर, संस्थानों में, वो लोगों ने देखी होंगी, लेकिन कुछ उसी तरह से है। लेकिन इसमें तैयारियां कैसी होंगी उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगी। जैसा मैंने कहा, जहां जहां हो रही है वो स्क्रीन पर हमारे चल ही रहा है। लेकिन इस वक्त एम्बेसडर वोरा, एक बार बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है। मेजर जनरल राजन कोचर, खबर बलूचिस्तान से क्या है, जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है BLA ने। अब पाक सेना के 6 जवान इसमें मारे गए और IED धमाके में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान घायल हुए। अब ये हमला BLA की तरफ से हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी सेना पर हो रहा है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त जंग की तैयारी कर रही है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उस सब के बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हुआ है जिसमें 6 जवान मारे गए हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। मेजर जनरल, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये जो हमला है एक वहां पर बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तानी आर्मी के लिए इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक मुहावरा इस्तेमाल किया है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक क्लोज डोर मीटिंग मांगता है। क्यों मांगता है क्लोज डोर मीटिंग वहाँ पे? बिकॉज पाकिस्तान लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज वो जानता है कि अंदर से उसको दीमक खा चुका है उसकी फ़ौज को। और जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, देखिए आपने सही बोला, ये पहली बार नहीं है। हमने पिछले 1 साल में पाकिस्तान पीस स्टडीज़ का ये डाटा है, 393 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, 48 अटैक्स हुए पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप ये एक स्टैटिस्टिक्स देखें 1 साल का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर पाकिस्तान लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है भारत के ईस्टर्न बॉर्डर पे, तो उसका वेस्टर्न बॉर्डर भी बहुत वल्नरेबल है। और अभी हमने TTP की तो बात ही नहीं करी है और अफगानिस्तान बॉर्डर की भी बात नहीं करी है, बिकॉज वहाँ से भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है।
और जो टीटीपी अपने आप को रिग्रुप कर रही है, और आप जानते हैं अच्छे से अच्छे हथियार उनके पास है, उनके पास एंटी टैंक वेपनरी आ चुकी है, और बीएलए का जिस तरीके से उनके जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज का जो मनोबल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो वहाँ पे 11 और 12 कोर है, वहाँ पे बलूच रेजिमेंट्स हैं 28। अच्छा, ये इनकी बलूच रेजिमेंट्स में कुछ परसेंटेज बलूचीज भी होते हैं। तो जब ये अपने बलूचों के साथ लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको बगावत भी हो सकती है उस फौज में। और ये देखने में भी आया है कि कुछ बलूच सोल्जर्स ने अपना छोड़ के म्यूटिनी अपना करके वहाँ से निकल के और बीएलए के फाइटर्स को ट्रेन कर रहे हैं, और उनकी जो हथियार उनको इसको सिखा रहे हैं कि उससे कैसे वार किया जाए। तो ये पूरी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो पाकिस्तान की ऑलरेडी लड़ाई शुरू हो चुकी है, भारत को हमला करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे सर एक बार बता देती हूँ कि ये जो मैं इस वक्त स्क्रीन पर तस्वीर चला रही हूँ, जरा चलाइए कि यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ है। अमित, यूनाइटेड नेशंस की जरा तस्वीर एक बार चला दीजिए। जो बात मेजर जनरल कह रहे थे, एम्बेसडर वोरा, यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हुई, पाकिस्तान ने ध्यान भटकाने की वहां पर कोशिश की है। उन्होंने एक सेशन बुलाया पहलगाम पर, वहां पहलगाम नहीं कश्मीर की बात हुई। एम्बेसडर वोरा को ले लीजिए जरा। पहलगाम नहीं कश्मीर की बात उन्होंने करी, झूठे आरोपों पर उन्होंने, यूएनएससी ने ध्यान ही नहीं दिया है। यूएनएससी सदस्यों ने पाकिस्तान से कई कड़े सवाल पूछे यूनाइटेड नेशंस में, और वहां लश्कर तैयबा पर सवाल किए गए, लश्कर तैयबा पर। और यूएनएससी में हमले में लश्कर शामिल था या नहीं, ये सवाल पाकिस्तान से पूछे गए। हमले पर जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया। ये सब हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जा रहे थे, धर्म पूछकर हत्या पर पाकिस्तान से सवाल पूछा गया वहां पर। ये सब मैं जरा स्क्रीन पे जो चला रही हूं, मिसाइल टेस्ट पर यूएनएससी का एक कड़ा रुख देखने को मिला है। अब ये गए थे वहां पर ये राग लेकर के, हम बोलेंगे हम पर हमला करने की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। वहां पर ये खुद लताड़े गए एम्बेसडर वोरा कि परमाणु धमकी देने वाले कौन है, वो है या आप हैं? आप बार बार परमाणु धमकियां दे रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। बड़ी फजीहत हो गई वहां पर। एम्बेसडर वोरा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सर। मुझे लग रहा है क्योंकि कई बार मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही, बिल्कुल आ रही। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। जी, क्षमा चाहता हूँ, मैं दूसरा स्पीकर यूज कर रहा था। पहले धन्यवाद कि जब भी आपके साथ होता बहुत अच्छा लगता है। जनरल साहिबान है, डायरेक्टर जनरल विक्रम है, इनकी बहुत इज्जत करता, बहुत कुछ सीखता। मैम, अब बता देता हूँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरह की होती है, एक खुली होती है, एक क्लोज डोर। पाकिस्तान ने क्लोज मीटिंग की मांग की थी, और ये मीटिंग डिसाइड करता है यूएन सेक्रेटरी जनरल। मिसाल के तौर पर पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में जंग होने वाला है, तो दोनों में से एक चिट्ठी लिख देगा कि भाई करो, दुनिया में शांति भंग हो जाएगी। तो फिर मीटिंग होती है, और ओपन मीटिंग्स होती हैं, फिर आप सुनते हैं ये हो रहा है वो। इन्होंने क्लोज मीटिंग की, क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया, भारत बदमाश है, भारत ये है, भारत वो, हम पे ये कर रहा है, वो कर रहा है। उसने खुद मारा है पहलगाम में लोगों को, और इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खिताब देने की कोशिश की। लेकिन मैम, 15 है सदस्य, 10 टेम्पररी जो 2-2 साल की टर्म के लिए होते हैं, और उसके बाद 5 परमानेंट। एक भी नहीं, और मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, एक भी नहीं है जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया हो। चाइना अगर करता, बेनकाब हो जाता। सो दे ऑल्सो केप्ट क्वाइट। कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। सब ने यही कहा कि बताइए, ये निंदा हम करते हैं इस अटैक की, कौन था इसके पीछे? लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं आपके देश में? पाकिस्तान का एम्बेसडर कहते हैं 18 बार बाथरूम भागा गया वहां से, फोन करता था इस्लामाबाद को, हाय बचा लो, मेरे को तो निवस्त कर दिया इन लोगों ने। खैर, अगले हफ्ते तक उसकी नौकरी चली जाएगी। तो ये जो उसको चांटा पड़ा है वहां पर, उम्मीद करता हूं कि उससे समझ जाएंगे कि अब वो बिल्कुल अकेले हो गए। फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं मैम, आई एम एन इकोनॉमिस्ट। किसी देश की अगर आप डिफेंस या कोई और स्थिति देखना चाहे,
पहले आप उसकी इकोनॉमी देख लीजिए। टुडे जैसे हम बात कर रहे हैं जनरल साहिबान, देयर इज अ रन ऑन पाकिस्तानी बैंक्स। 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं पाकिस्तानी बैंकों के बाहर, लोग पैसा निकाल रहे हैं और चीन का युआन डगमगा रहा है इस समय। मैम, ये कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने इनके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, हमारा और इंटरनेशनल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, पाकिस्तान बौखला गया। इस समय उनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ISI के हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हैं? वो तो दोनों एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही बोला। ISI के हेडक्वार्टर में क्या कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री? संसद का सत्र बुलाया गया था, इसीलिए कर्नल नैन, इसीलिए बुलाया संसद का सत्र के वहां पर इस बात पर चर्चा होगी कि भारत अगर हमला कर देता तो क्या होगा। वहां 47 लोग गायब रहे, मेजर जनरल दत्ता, वहां 47 मंत्री गायब थे। अब ये वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं, ISI के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं शहबाज शरीफ, यानी वहां पर पूरी जंग जो है वो ISI चला रही, वो सेना कर रही है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन ये जो सायरन यहां से बज रहा है, कल जो पूरे देश में बजेगा, उससे वहां पर कितना हड़कंप मचेगा? मेजर जनरल दत्ता सर, अनम्यूट प्लीज। अभी देखिए, ऐसा है कि भारत ने क्या बोला, प्रधानमंत्री साहब ने क्या बोला कि हम उस टेरर नेटवर्क के पीछे जाएंगे जो इस पहलगाम हमले में मुनस्सिर है, चाहे वो करने वाला है या करवाने वाला है या उसका प्लानर है। तो हम तो टेरर नेटवर्क के पीछे जा रहे हैं। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की आर्मी मोबिलाइज होके किसके लिए जंग लड़ना चाह रही है। क्या वो इसका, ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि टेररिस्ट तो हमें इतना डर लग गया कि अभी हमला होने वाला है, भारत टेररिस्ट नेटवर्क के पीछे आने वाला है, और पाकिस्तान की तो पूरी सेना ही टेररिस्ट है और पूरा देश ही टेररिस्ट है। तो खुद ही ये नंगे हो गए, ये खुद ही इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हम टेररिस्ट हैं, अभी हम मरने वाले हैं, भारत हमारे पीछे आने वाला है और हमको मिट्टी में मिलाने वाला है। और हम मिट्टी में मिलने से पहले, अगर हम इतने मिट्टी में मिल जाएंगे तो हो सकता है जी हम न्यूक्लियर बम चला देंगे। इन बेअकल लोगों को ये नहीं पता कि अगर तुम न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो भारत क्या करेगा, क्या तुम्हारे साथ गुल्ली डंडा खेलेगा वो? तो खैर एनीवे, वो एक अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान आज के दिन में हेडलेस चिकन बोलते ना जिसको, जिसकी गर्दन काट दी जाती है तो फटफड़ाता हुआ भागता फिरता है, वो पाकिस्तान का हाल है अभी आज के दिन। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का आसिफ मनीर, सबसे बड़ा टेररिस्ट, जिसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम टारगेट करेंगे। तो आप पूछे साहब, उनके पार्लियामेंट से लोग क्यों गोल हो गए? उनको ये डर है कि कहीं हमारी मिसाइल उनके पार्लियामेंट में न गिर जाए, क्योंकि सारे के सारे टेररिस्ट हैं वो, तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तो भागेंगे। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं, ये मॉक ड्रिल एक सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा है हमारी तैयारी का। आपने सुना होगा भारत के अंदर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो 2005 में डीएम एक्ट के तहत बनी थी। उस डीएम एक्ट के बनने के बाद भारत में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर प्रकार के क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट को निपटने के लिए एक्सरसाइज करती है, गाइडलाइन देती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम बना हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं और वो ये कार्रवाई करते रहते हैं। मैं खुद 14 साल एनडीएमए में रह चुका हूँ, अभी भी उनके साथ मैं उनका एक रिस्पॉन्स पर्सन हूँ, और मैंने खुद 1135 नेशनल और मल्टी स्टेट एक्सरसाइज करवाई हैं, मॉक एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। अभी जो सिविल डिफेंस होता है, सिविल डिफेंस हर एक जिला के जिला अधिकारी के नीचे होता है। वो जिला अधिकारी हर एक जिला का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है एज पर द इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, और वहाँ की IIT होती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। सर, आप जो ये बात तो बता अभी रहे ये जो हैं, सिविल डिफेंस की कार्रवाई, ये जो कल एक तरह से मैं बार बार कहती हूँ कि अलग अलग जिलों में, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं डीजीपी सिंह से बात कर रही थी, मैंने यही कहा कि लोगों ने मॉक ड्रिल्स देखी है, फायर ड्रिल्स देखी है, कई संस्थानों में ऐसे होती हैं, और उसका एक एक्सपीरियंस स्कूल्स में बच्चों को इसका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब हम स्कूल्स में भी कराते हैं। अब कल जो होगा वो एक सेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स होगा, और वो बड़ा जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे इस एक क्षमता के साथ हम उस ड्रिल में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो देखना है, वो बड़ा जरूरी है। इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही हूं कर्नल सिंह, तो खबर जो आ रही है वो ये भी कि कल 4 बजे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने एक बैठक बुलाई है। भारत हमला कर देगा तो क्या करना है, इस पर बैठक बुलाई है।
अब सोचिए, मुझे नहीं पता पिछले एक हफ्ते में कितनी बैठकें यही कहकर बुलाई है कि भारत हमला करेगा तब हम क्या करेंगे। अभी वो आईएसआई हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उनकी तस्वीरें आई हैं सामने, और अब कल 4 बजे उन्होंने बैठक बुलाई है कि भारत हमला करेगा तो हम क्या करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं चाहती हूं कर्नल नैन जरा एक बार दर्शकों को बताइए कि पाकिस्तान के में जो एक खौफ है, ये बैठक जो हो रही है, भारत के हमले से हमारा रिस्पांस क्या होगा, इसीलिए ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। कर्नल नैन को स्क्रीन पर लीजिए। कर्नल नैन, आईएसआई हेडक्वार्टर से वो फीडबैक लेकर जाएंगे और फिर इस बैठक को करेंगे। जी देखिए सुचारिता, ये सब इनकी फड़फड़ाहट चल रही है। कल भी इन्होंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उसके अंदर आपने देखा फजलुर रहमान ने क्या कहा कि उनकी खुद के मंत्री नहीं थे। वहां पे एक उमर याकूब करके एक इनके पार्लियामेंट्रियन थे, उसने कहा कि भारत पक्का अटैक करने वाला एमिनेंट है, और वो तो ये तो उन्होंने हथियार भी बता दिया कि हम लोग जो है ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इस पूरी मीटिंग में कल वाली में भी पीटीआई ने पार्ट नहीं लिया सुचारिता, और पीटीआई के प्रवक्ता से जब बात की गई तो उसने ये कहा कि हम किससे बात करें। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ है या मुनीर, उसके पास कोई हक नहीं है सेना को बॉर्डर पे लगाने का, ये डिसीजन पार्लियामेंट का होना चाहिए था। लिहाजा हम ऐसी पार्लियामेंट जो कि मुनीर के कहने पे चल रही हो, उसके साथ में हिस्सा लेके क्या करेंगे, तो मुझे लगता है कल भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा उच्चारिता के जो जनरल मुनीर है, इसकी मिलिट्री डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल निकली। इस रेडिकल इंसान ने सोचा था कि हम पूरे मौलानाओं को इस्तेमाल करके, और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके मंत्री भी बोल रहे थे कि सबके सब हम लोग 24 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लड़ेंगे, हथियार लेके वहां जाएंगे। लेकिन लाल मस्जिद जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है पूरे पाकिस्तान की, इस्लामाबाद के अंदर, उनके जो इमाम हैं और जो अब्दुल अजीज गाजी, उन्होंने कल पूरे मौलानाओं को वहां बुलाया था। सबसे पहले सवाल किया कि भारत के खिलाफ कौन लड़ेगा, एक हाथ नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सही सोच रहे हैं, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इतने जुल्म मुसलमानों पे नहीं होते जितने जुल्म जो काफिर और जालिम सरकार और ये जो सेना है ये हमारे पे कर रही है। उन्होंने कहा बलूचिस्तान के अंदर ये लोगों को अगवा करते हैं, भारत में नहीं होता, लोग को मारते हैं, भारत में नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो भारत में नहीं होता, लिहाजा वो उनके साथ नहीं थे। अब इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा सुचारिता कि जो पश्तून है, पश्तून में तहफूज मूवमेंट, उसके जो मंजूर पश्तूनी है, उन्होंने कल सरकास्टिकली बोला कि अब तक हमने बहुत शहादत दे दी भारत के खिलाफ लड़के, अब हम ये मौका जन्नत में जाने का जो है वो पंजाबियों को देना चाहेंगे। यानी पश्तून बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उनके वीडियो भी आ रहे हैं कि भारत वाले आएंगे तो हम बिल्कुल भी इनका साथ नहीं देने वाले, भारत जब भी चाहे आ सकता है। अब देखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि 20,000 के करीब सैनिक, एक 41 डिवीजन, एक 9 डिवीजन जो है 12 कोर की, वो बलूचिस्तान से निकाल दी गई। उसका रिजल्ट आप देख रही हैं, अब तक 125 सैनिकों को मार चुके हैं बलूची वहां उस जगह के अंदर। और लास्ट में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है। 5 फरवरी के दिन जब रावलकोट के अंदर इन सब आतंकवादियों की परेड की गई थी, तो उसके अंदर अब्बू मूसा जो कि हाफिज सईद का राइट हैंड मैन है, उसने भाषण दिया था जो हमारे पास है। और वही अब्बू मूसा एक कैप्टन साद जो कि बलूचिस्तान में मारा गया, उसके भाई के घर में भाई के साथ में बातें करते हुए उसके साथ मिलते हुए उसकी फोटोग्राफ आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मूसा की जो तस्वीर आई है पाकिस्तानी कर्नल के साथ, वो बड़ा क्लियर दिखाती है कि वहां पर आतंकियों और सेना के बीच की एक सांठगांठ है। इसमें कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राय है इसमें। ये पाकिस्तान की जो सेना एक तरह से शील्ड करती है, उसके सबूत बार बार आते रहे, एक बार फिर से सामने आए। आज जो मैं बात कर रही हूं, एक बार जरा ये जरूर बोलूंगी क्योंकि यूएनएससी में जो कुछ हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में कल एक बैठक है, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरह से कट गए। लेकिन जो कल हमारी एक वॉर ड्रिल, कल जो एक तरह से एक मॉक ड्रिल होगी और उसी के साथ एक वॉर ड्रिल जो चल रही है, मैं उसकी आज इसलिए चर्चा कर रही हूं क्योंकि हमने पिनाका की टेस्ट फायरिंग की है, मेजर जनरल सिन्हा, हमने जो MIGM की टेस्ट फायरिंग की है, वो दुश्मन को पानी के अंदर ही पनडुब्बी ध्वस्त कर सकती है। हम अपनी ताकत दिखाएंगे और पूरे गर्जना के साथ दिखाएंगे। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए सुचारिता, जो भारत की तैयारी का हिस्सा है जिसमें आपने पिनाका का 3 वेरिएंट है, उसमें 2 वेरिएंट्स हैं। हाँ। और आपने पहले कवर किया हुआ है पिनाका जो मल्टी बैरल ग्रेड लॉन्चर्स, हम इसको रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसकी जो क्षमताएं हैं, ये माना जाता है 20 बाई 20 किलोमीटर, ये फायर करता है 40 रॉकेट को, तो 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर का टोटल पल्वराइज कर देता है। इट इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी।
और हमारे आर्टिलरी के अंदर में ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी, उसका प्रदर्शन है। और देखिए जो हमारा रिट्रीब्यूशन होगा, ये रिट्रीब्यूशन ऑल अलोंग जब हम कहते हैं कि फ्रंट लाइन में होगा। दूसरा आपने कहा MIGS का प्रदर्शन, आपने हमें मैरिटाइम डोमेन के अंदर में आपने एक और भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, वो ऑलरेडी एयरबेन से उन्होंने पोजीशंस लिया हुआ है और वो बैटल पोजीशंस हैं। ये इसको हम फोटेला कहते हैं। यदि हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यदि हम नेवल ब्लॉकेट, तो हम तो गुजरात के कोस्ट पे कर रहे थे। उसके संदर्भ में एक का आपने भी खबर चलाया कि देखिए कुछ टर्की से भी एक शिप आई है जो कि एंटी सबमरीन के वो, मगर उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि नहीं, केवल हम एक्साइज में भाग लेंगे, चले जाएंगे। कुछ फिशिंग बोट्स जो हैं चाइनीज के आए हुए हैं, वो एक मेजर कंसर्न है। दैट इज द पार्ट ऑफ देयर ड्रिल उन्होंने किया है जो कि हमारे कोस्ट के साथ में। तो मैरिटाइम डोमेन में जब आप इसको देखती हैं, एक ब्रह्मोस का सबसे बड़ा जो NG वाला है वो, और वो सब हमारे जितने भी हैं, चाहे रफाल तक में फिट हो रही है, और ब्रह्मास्त्र है वो। यदि हम जब बात करते, और ये हम तो कुछ चीज़ों को ही मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है, मगर हम जब देखिए तुलना करना पाकिस्तान के किसी चीज़ से भी एक भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा ये होगा, भूल होगा, और भारत के लिए ना हमारी तौहीन की बात। मुझे लगता भी नहीं है कि वो कहाँ, हम ये कहते हैं ना, कोई उसकी तुलनाएं नहीं है। वहाँ बैठे लोग कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि जो आप इसको जमीनी युद्ध है उसमें हम जीत ही नहीं सकते, इसीलिए तो वो न्यूक्लियर जो गीदड़ भपकियां दी गई हैं वो इसीलिए दी गई जिसके लिए UNSC में एक लताड़ लगी उन्हें। सर ये भी एक फैक्ट है, UNSC में इसीलिए लताड़ लगी उन्हें क्योंकि वहां से न्यूक्लियर। जी देखिए वो लताड़ से जो मेन इशू मैं आपके सामने आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए आप लोगों के माध्यम से ही चीजें आ रही हैं कि 33 डेव एंड 41 डेव जो बलूचिस्तान से है वो कहीं वो चौलिस्तान की तरफ निकल रहे हैं। इसके पहले आया था POK में 2 डिवीजन इंक्लूडिंग आर्मर्ड डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पाकिस्तान इतना फड़फड़ाएगा जब आपके चैनलों में ये चलता है कि वी नो, इवन इंडियन एवरीवन नोज कि वेयर इज योर 33 डेव, ये खबर आ रही है, जरा मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कतर ने भी भारत का समर्थन कर दिया है खुलकर। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हम खड़े हुए हैं। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। सभी कार्रवाई में भारत का पूरा समर्थन करते हैं। अब देखिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है एम्बेसडर वोरा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया के अलग अलग देश इस बात को समझ रहे हैं कि भारत स्ट्राइक करेगा और भारत स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेगा। ये जो वाटर स्ट्राइक भी है ये भी एक तरह की बहुत बड़ी स्ट्राइक है जिसके इम्प्लीकेशंस आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन कतर का खड़े होना, हम ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज भी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी हैं इस समय में। 57 सदस्य हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के। 8 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र को अपने सबसे बड़े सम्मान दिए हैं, नेशनल ऑनर्स। वो भारत को जानते हैं। मैम, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर मिलेगा क्या? भारत के साथ खड़े होकर बहुत कुछ मिलता है। इन्वेस्टमेंट मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है मैरीटाइम में और लैंड के ऊपर, एजुकेशन मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है। पाकिस्तान से तो सिर्फ आतंक मिलेगा उनको, और तो कुछ सीख नहीं सकते वहां पर। तो उन्होंने भी ये फैसला कर लिया। और अब जो फूट मैं देख रहा हूं इस समय मैम विद इन द इस्लामिक कम्युनिटी, चौधरी कौन है इस्लाम का? सऊदी अरेबिया कहता मैं हूं, मक्का मदीना मेरा है। पाकिस्तान कहता मैं हूं, हथियार न्यूक्लियर मेरे पास है। ईरान कहता है अरे टाइगर लोग मुझे मत भूल जाओ, मेरी बहुत बड़ी फौज है। और टर्की कहता है मैं तो ऑटोमान हूं, मैं चौधरी हूं। आपस में ये चारों भिड़ेंगे, आप देखते जाइएगा। दे आर इन डीप ट्रबल। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन टूट जाएगा क्योंकि कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। फाइनली एक मैसेज पढ़ देता हूं मैं, आई हैव जस्ट गॉट इट फ्रॉम सम बलूच फ्रेंड्स जो कहीं रहते हैं। उन्होंने ये लिखा है, मिस्टर एम्बेसडर, मुझसे पूछ रहे हैं, आप इसकी पुष्टि कर दीजिए। इज इट ट्रू दैट द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड बाय ISI? मैं नहीं जानता इसका। अब ये खबरें देखिए, जब हमने कहा कि NSA नियुक्त कर दिया पाकिस्तान ने मेजर जनरल, जब ये खबर हमने अपने शो में ही ब्रेक की थी उस समय, NSA को जिस तरह से नियुक्त कर दिया ISI के चीफ को, अब वहां पर ISI कंप्लीटली टेक ओवर कर चुका है मेजर जनरल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी ISI हेडक्वार्टर से वापस आए, जो मैंने तस्वीर दिखाई।
देखिए पाकिस्तान में तो पाकिस्तान आर्मी ही अपनी डिसीजंस अपना करता है। अभी आपने एक न्यूज़ आइटम दिखाया था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी वो एक एलिगेशन लग रहा है कि हमसे पूछा नहीं और मुनीर के एक्शंस पे आप लोगों ने ओके कर दिया। तो पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है या जिसको इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में रहा है, डोमिनेशन में रहा है। और इसीलिए अभी आपने देखा NSA की पोस्ट इन लोगों ने काफ़ी सालों तक खाली रखी। और अभी जो उसमें अपने ISI के चीफ को इसलिए लगाया है बिकॉज दे वांट टू इन्फ्लुएंस। अभी जो इवेंट्स होने वाले हैं वो चाहते नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें आए, और इसीलिए जनरल मुनीर अपना कंट्रोल पाकिस्तान की पूरी डिसीजन मेकिंग में रखना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कोई स्पेस नहीं दे रहे। सर ये खबर जो आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर मैं जरा सुना देती हूँ, मेरे सभी मेहमान इसे सुने। पाकिस्तानी सीमा पर युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। पाक बॉर्डर पर गरजेंगे भारतीय वायुसेना के विमान। 7 और 8 मई को होगा भारतीय वायुसेना का अभ्यास। अब ये बड़ी खबर है, भारत ने जारी किया है नो टाइम। अब ये देख लीजिए, अब इसके लिए भारतीय वायुसेना 7 और 8 मई को बॉर्डर पर, पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज करेगी, युद्धाभ्यास करेगी। ये भारतीय वायुसेना का अभ्यास होगा जो 7 और 8 मई को होगा। यानी कि कल एक तरफ मॉक ड्रिल हो रही है और दूसरी तरफ मॉक ड्रिल के साथ साथ बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ये युद्धाभ्यास वहां पर करेगी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDA चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDA चटनी पुदीना मसाला।